कल हमने आर्टिकल 75 तक पढ़ लिया था। ठीक है, आपका ये थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आर्टिकल 76, 78, 77, 78। ठीक है, 76 क्या है? अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक है, ये भारत का होता है, पूरी कंट्री का एक होते हैं अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, जैसे बोला गया कि इंडिया के लिए। ठीक है, जब स्टेट का पढ़ेंगे, अभी गवर्नर का पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग आएंगे। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति कौन होगी, क्या इनकी डेजिग्नेशन इनकी क्वालिफिकेशंस क्या रहती है, देखते हैं। इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति जी। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा ये चुने जाएंगे। और ये कौन होंगे? आपके सुप्रीम कोर्ट के ठीक है जज। क्या बोला गया यहाँ पे? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। क्लॉज 1 क्या कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, और इसके लिए क्वालिफाई कौन होगा? जो सुप्रीम कोर्ट का जज है। ठीक है, उसको हम अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा क्लॉज 2 क्या कहता है कि इनका कर्तव्य क्या होगा, यानी इनकी ड्यूटीज क्या होंगी। इनकी ड्यूटीज क्या होंगी कि भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दें, यानी कि लीगल मैटर जो भी होंगे उस पर ये एडवाइस करेंगे, या कोई लॉ भी अगर बनाना हो तो उसके लिए भी बोल सकते हैं। फिर राष्ट्रपति को समय समय पर निर्देशित करेंगे, यानी कि डायरेक्शन देंगे या सौंपेंगे। फिर क्या है? संविधान। ठीक है, फिर क्या है आपका क्लॉज 3 क्या कहता है? महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। यानी कि इंडिया का है, अटॉर्नी जनरल है, कंट्री का है, तो इंडिया की जितनी भी कोर्ट्स होंगी वहाँ पे इनको सुनवाई का अधिकार होगा, हेयरिंग का होगा, राइट टू हेयरिंग रहेगी इनकी। ठीक है, फिर क्लॉज 4 क्या कहता है आपका कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति धारण करे। इनकी कोई ड्यूरेशन नहीं होगी। क्या बोला गया? प्लेजर पे। ठीक है, प्रसाद पर्यंत का मीनिंग मैंने आपको जब अभी वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया था तब आपको क्लियर किया था कि क्या है। ठीक है, तो इनकी कोई ड्यूरेशन नहीं रहेगी कि कितने टर्म तक ये अपनी पोस्ट पे रहेंगे। ठीक है, इनकी जो डिसाइड रहेगा वो राष्ट्रपति पे होगा, और इनका जो सैलरी डिसाइड होगी वो भी राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं आर्टिकल 77 पे। आर्टिकल 77 क्या है कि भारत के कार्य का संचालन, यानी कि जितने भी, ठीक है मैंने लिखा भी है कि जो भी कार्यपालिका कार्रवाई होंगी वो किसके थ्रू होंगी, किसके द्वारा होंगी? राष्ट्रपति जी। ठीक है, राष्ट्रपति की। क्या बोला गया है यहाँ पे, जरा पढ़ेंगे कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के नाम से ही कही हुई जाएंगी। ठीक है, उनके नाम से हुई कही जाएंगी। उसके बाद ठीक है 77 में यही याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन भी आ जाएगा कि अगर इंडिया की कोई इंडिया गवर्नमेंट की कोई भी केस होता है, लीगल कुछ होता है, तो जो कार्रवाई होंगी वो किसके नाम से की जाएंगी, तो आप राष्ट्रपति को टिक करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम आर्टिकल 78 पे। आर्टिकल 78 क्या कहता है आपका? ठीक है, आर्टिकल 78 क्या है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज बताई गई है फॉर प्रेसिडेंट कि उनकी क्या ड्यूटीज रहेंगी कि राष्ट्रपति को जानकारी, जो भी नॉलेज इंफॉर्मेशन देनी। तो एक क्लॉज पढ़ते हैं जरा, इसका क्या कहता है कि संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेंगे। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? मंत्री परिषद से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेंगी वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। फिर क्या है? बी क्लॉज क्या कहता है इसका? संघ के कार्यपालक प्रशासन संबंधी, ठीक है, और विधान विषय प्रस्तावनाओं संबंधी जानकारी राष्ट्रपति मांगेंगे वह देंगे। ठीक है, यानी कि जो भी एडमिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अफेयर्स ऑफ द यूनियन है, वो राष्ट्रपति जब भी प्रधानमंत्री जी से मांगेंगे वो उनको देनी होगी। सी क्लॉज क्या कहता है कि किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग
लोग आते हैं। आपका देखिए ये आपकी चल रही है यूनिट 3, ठीक है। फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट में काम आपकी करा चुकी हूँ। थर्ड यूनिट में अभी हमने प्रेसिडेंट का पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको प्रेसिडेंट का दे रखा है और गवर्नर दे रखा है, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव दे रखी है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है जो ठीक है, लास्ट क्लास में प्रेसिडेंट से हमने स्टार्ट किया था। अभी हम आ जाते हैं सीधे सीधे गवर्नर पे, ठीक है। अब गवर्नर आपका, तो अभी हमने कुछ सेक्शन पढ़े थे 76 से लेके 78 तक। ये आपका जो गवर्नर वाला प्रेसिडेंट वाला पार्ट है उसी में इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गवर्नर को लेके, ठीक है। ये दोनों आप कंपैरिजन जब भी पढ़ेंगे कंपैरिजन करके पढ़ेगा, आपके लिए इजी रहेगा। तो हम आते हैं गवर्नर पे। आर्टिकल 150 कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, हिंदी में आप इसको राज्यपाल कहेंगे। तो क्या बोला गया यहाँ पे 153 में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। फिर एक चीज और बोली गई है कि एक प्रोवाइजो दे रखा है कि क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए निवारित नियुक्त करेगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, आप सीधे सीधे आर्टिकल 153 याद रखेंगे कि इसमें गवर्नर को दे रखा है। सीधे सीधे आपसे आर्टिकल 153 पूछ लिया जाएगा कि गवर्नर को कहाँ दे रखा है, आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं आर्टिकल 154 पे। क्या बोला गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, हमने जब प्रेसिडेंट पढ़ा था तो वहां पे भी कुछ ऐसी पढ़ा था कि कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, लोकसभा की, है ना। तो जब भी आप पढ़ेंगे कंपैरिजन करके पढ़िएगा, आपको इजीली याद होता जाएगा कि प्रेसिडेंट की कहाँ दे रखी है, गवर्नर की कहाँ दे रखी है और क्या बोला गया, ठीक है। क्या बोला गया है 154 में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी अधिकारियों के द्वारा करेगा। आप देखेंगे कि लैंग्वेज भी सेम आ रही है ना। वहाँ भी प्रेसिडेंट के लिए यही बोला गया था कि संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और अपने जो लोअर स्टाफ होगा ऑफिसर्स होंगे उनके साथ या उनके द्वारा। फिर क्या कहा जा रहा है, ठीक है। फिर आप आ जाएंगे आर्टिकल 155 पे। आर्टिकल 155 क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। क्या बता रहा है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट, ठीक है, कि कैसे अपॉइंट होंगे। तो क्या बोला गया है, इनको कौन अपॉइंट करेगा, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित यानी कि स्टैम्प सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, ठीक है। आप सीधे याद रखेंगे कि यहाँ पे सील दे रखा है, ठीक है। तो जो स्टैम्प मैं बोल रही हूँ वो सील यहाँ पे वर्ड दे रखा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी अपॉइंट किए जाएंगे तो वहाँ सील का होना जरूरी है, ठीक है। तो इनको कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति जी। फिर आर्टिकल 156 पे आते हैं। 156 पे क्या बोला है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट यानी कि राज्यपाल की पद अवधि कितनी रहेगी, क्या रहेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे बोला गया है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे उन्हें राज्यपाल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वही 5 ईयर्स की ड्यूरेशन रहती है। उससे पहले कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इशू क्रिएट हो जाता है तो ये हटाए जाते हैं, अदरवाइज वही ड्यूरेशन की चलती है, ठीक है। फिर क्लॉज 2 क्या कह रहा है 156 का कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा। अगर राज्यपाल जी रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है, तो किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को। क्या बोला गया यहाँ पे भी कि अपना प्रत्याग है, तो लेकिन सिग्नेचर विद सिग्नेचर और सहित लेख रिटन में, इन रिटन और विद सिग्नेचर अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति जी को दे सकते हैं। क्लॉज 3 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्लॉज 3 क्या कह दिया कि जो मैंने आपको अभी रिसेंटली में बताया था बिल्कुल अभी कि 5 ईयर्स की इनकी ड्यूरेशन रहेगी। तो यहाँ क्लॉज 3 भी बोला गया
कि अपने पद ग्रहण की, यानी कि जब उन्होंने अपना जो स्थान है वो ग्रहण किया है, अपना जो डेजिग्नेशन पे बैठे हैं, कार्यभार संभाला है, तब से लेके और 5 वर्ष की अवधि तक वह पद धारण करेंगे। ठीक है। अब एक प्रोवाइजो यहाँ दे रखा है, यानी कि परंतु दे रखा है। क्या बोला गया है कि तब तक अपना पद नहीं छोड़ सकते हैं जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है। अब उत्तराधिकारी भी कि जो भी उस पर नया अपॉइंट गवर्नर होंगे, जब तक वो अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते, उस पोस्ट पे नहीं आ जाते, तब तक जो ओल्ड अपने गवर्नर रहेंगे वो अपना पोस्ट नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। फिर आर्टिकल 157 पे आते हैं। आर्टिकल 157 किसके बारे में बात करता है? क्वालिफिकेशंस के। ठीक है। कल ही हमने पढ़े थे जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस पढ़ी थी हमने। तो आर्टिकल 157 में क्या बोला गया कि राज्यपाल नियुक्ति के लिए होता है, यानी कि क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। क्या बोला गया क्या है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, 35 की एज पूरी कर चुके हैं। ये ड्यूरेशन ये आपका जो इनकी एज है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा के सदस्य की, राज्यसभा के सदस्य की, आप याद रखेंगे, पूछी जाती है, पेपर में पूछी जाएगी, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि इनकी क्या एज लिमिट है। ठीक है। फिर 158 पे आते हैं, आर्टिकल 158 पे। आर्टिकल 158 क्या कहता है कि उनकी जो कंडीशंस क्या रहेंगे जब वो राज्यपाल की पद पे जाते हैं, तो उनकी ऑफिस की क्या शर्तें रहेंगी वो देखते। ठीक है। क्या बोला गया यहाँ पे कि राज्यपाल संसद के किसी सदन का सदस्य, संसद का या पहली अनुसूची में वेटनेस किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है। सीधे बोला गया है कि अगर वो राज्यपाल का पद ग्रहण कर रहे हैं तो वो किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। यहाँ पे राज्य विधानमंडल बोला गया है। और कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने सदन का अपना राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अगर किसी के सदस्य भी थे तो ये मान लिया जाएगा कि जब वो अपनी सीट पे आ रहे, गवर्नर की सीट पे आ रहे हैं, तो उन्होंने जो भी पद थे जिस पे भी सीट पे थे वो रिक्त कर दिए गए हैं। फिर क्लॉज 2 क्या कह रहा है? राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। ठीक है। अगर वो गवर्नर की सीट पे बैठे हैं तो वही कार्यभार संभालेंगे, इसके अलावा अन्य कोई बिजनेस प्रॉफिट का काम नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका आर्टिकल 159 में शपथ दे रखी है, यानी कि ओथ। ठीक है। ओथ में उनको कौन ओथ दिलाएगा? तो सीधे सीधे बोला गया है कि यहाँ पे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस। ठीक है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में, उनकी एब्सेंट में जो भी हाई कोर्ट के सीनियर जज होंगे वो गवर्नर को शपथ दिलाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 159 सीधे सीधे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गवर्नर को कौन शपथ दिलाएगा। यही क्वेश्चन आपके वहाँ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से भी आता है कि इनको शपथ कौन दिलाएगा। तो ये याद रखेंगे, मैंने आपको कल भी ये चीज़ हाईलाइट की थी। ठीक है। अब आर्टिकल 166 क्या कहता है कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों